पहुंचे हैं कैपिटल गेन में, और कैपिटल गेन के अंदर अगर आपको कैपिटल गेन लगाना है तो बेसिकली आपको 3 शर्तें पूरी करनी है। एक तो आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर उसकी कैलकुलेशन है। बेसिकली 2 चीज याद कर लो कि एक तो हमारे पास कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना जरूरी है। अब ये कैपिटल एसेट किसे बोलते हैं, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। अब मैंने कहा ना कि जब आप यूकेपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी लॉ में। अगर लॉ का पेपर आएगा उसके अंदर, जैसे इसके अंदर लॉ के कुछ पेपर्स हैं, तो आप याद करिए सेक्शन 2 जितना याद कर सके, जितना उनके बारे में आपको याद हो सके उतना याद रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको क्या बताता हूँ, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? जी सर। ठीक है। आपके पास एक लॉ है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुल मिला के HIJ तक होंगे, बस 2A से शुरू होंगे और 2J तक होंगे। उन जी सबको सर। याद कर लेना क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्ट्रैक्ट से सर वहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, सर ठीक है। प्रपोजल चलो हम एक्सेप्टेंस वाला। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पर आते हैं कैपिटल एसेट में। कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में लिखी हुई है, और क्या कहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, पर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी अगर एसएससी ने हेल्ड करी हुई है, चाहे वो उससे बिजनेस के से कनेक्टेड हो चाहे नहीं। तो कई लोग ऐसा कर देते हैं ना कि बोलते हैं ये तो बिजनेस के अंदर के एसेट है, इसको बेच के कैपिटल एसेट नहीं होना चाहिए, इसे कैपिटल गेन नहीं बोल सकते। यहाँ पर कैपिटल एसेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो कहती है चाहे आप बिजनेस के हो चाहे आप बिजनेस के नहीं होकर पर्सनल हो, ये दोनों ही चीजें, दोनों ही तरीके के एसेट कैपिटल एसेट हो सकती हैं। पर कैपिटल एसेट क्या नहीं होती, डिफाइन नहीं है कैपिटल एसेट क्या होती है, पर यह बताया है कि कैपिटल एसेट क्या नहीं होती है। तो कैपिटल एसेट क्या नहीं होती है, जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड किसे बोलते हैं, जो आपने सामान बेचने के लिए रखा हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डर ने बनाई है, बिल्डर ने एक बिल्डिंग बनाई है जिसके अंदर कुछ फ्लोर्स हैं। अब ये जो यहाँ पर फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट बिल्डर के लिए क्या है, स्टॉक। स्टॉक। ये बिल्डर के लिए स्टॉक है। तो इस बिल्डिंग को बेचकर, इस इस ब्लॉक को बेचकर बिल्डर को जो पैसा आएगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा, वो उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम होगा। बिजनेस। हाँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम होगा। लेकिन अगर यही फ्लैट मैं खरीदता हूं, और अब इस फ्लैट को ये मैंने खरीदा एज अ एसेट, खरीदा स्टॉक खरीदा। अगर मैंने ये एसेट। स्टॉक के फॉर्म में खरीदा है, यानी कि मैं इसे आगे बेचने के लिए खरीद रहा हूं, मेरा बिजनेस ही ऐसे खरीद कर बेचने का, तब तो ये मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन है, मेरा कैपिटल गेन में नहीं आएगा, स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा वो मेरा। लेकिन अगर ये मैंने एज एन एसेट खरीदा, चाहे मैंने अपना ऑफिस बनाने के लिए क्यों ना खरीदा उसको, चाहे मैंने अपने पर्सनल रहने के लिए क्यों ना खरीदा हो, ये सब क्या हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, ये कैपिटल एसेट बन जाएगा। आई कुछ बात समझ में क्या बोला? जी सर। तो कैपिटल एसेट वो चीजें नहीं है जो स्टॉक इन ट्रेड है। दूसरा, कोई भी पर्सनल इफेक्ट की चीजें, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है कपड़े, फर्नीचर, इनको आप क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए। अगर एसएससी के पर्सनल यूज के लिए हैं, या उसकी फैमिली मेंबर्स जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके यूज के लिए है, तो नहीं आएगा। इसका मतलब जो रेफ्रिजरेटर है उसे बेचने पे कैपिटल एसेट नहीं है वो, कार जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है, जो आपने कपड़े पहने वो कैपिटल एसेट नहीं है। पर एक चीज और, एक्सक्लूड लिखा है। तो पहले तो उसने बोला कि ये कैपिटल एसेट है नहीं, और इसमें वो कह रहा है एक्सक्लूड, तो इसका मतलब वो इन्हें क्या कह रहा है, इन्हें वो कह रहा है अच्छा। कि ये कैपिटल एसेट है, ठीक है। इन्हें वो क्या कह रहा है, ये कैपिटल एसेट है। और कौन सी कैपिटल एसेट है, एक है ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब जो आपके गहने वगैरह होते हैं उन्हें कैपिटल एसेट माना गया है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, जो आपने कोई मूर्तियां ली हैं या जो आपने कोई सिक्के पुराने इकट्ठे किए हैं आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाले, वो कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर्स है, कोई वर्क ऑफ आर्ट है, ये सब के सब आपके कैपिटल एसेट कहलाते हैं, ठीक है। ये सब आपका क्या है, कैपिटल एसेट कहलाता है। अब आता है कि क्या कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट हो सकता है, तो इसके बारे में उसने कुछ कंडीशन दी हैं।
ध्यान से सुनिएगा कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। इसके ऊपर से क्वेश्चन, इस वाले एरिया से क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अगर आया तो ये जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, ये शब्द आपको पता होने चाहिए। उसने क्या कहा, उसने कहा कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपका क्या नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है, पर उसने एक्सक्लूड वर्ड लिख के क्या कहा कि ये कैपिटल एसेट हो सकते हैं, ये कैपिटल एसेट हो सकते हैं। कैसे? उसके लिए उसने क्या किया, उसने आपको एक लाइन लिख के दी। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? जी सर। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एरिया जो म्युनिसिपालिटी के जुरिडिक्शन में आता है या कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिडिक्शन में आता है, कोई भी ऐसा एरिया जो म्युनिसिपालिटी के एरिया में आता है, ये म्युनिसिपालिटी के बाहर की बात नहीं कर रहा है, ये म्युनिसिपालिटी के अंदर की बात कर रहा है। तो आपका नगर निगम के अंदर जितनी जमीनें आएंगी, जितनी जमीनें नगर निगम के अंदर आएंगी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आएंगी, और अगर उनकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो हमारा एक चीज बताइए, देहरादून में जो नगर पालिका है, उस नगर पालिका के एरिया में जो लोग आते हैं, क्या वो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है? बिल्कुल जी है। सर। अगर वो 10,000 से यस ज्यादा सर। है, तो यहाँ पे कोई भी जमीन जिसके ऊपर खेती भी हो रही होगी, तो भी वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहलाएगी, वो अर्बन लैंड कहलाएगी, शहर की जमीन कहलाएगी, और वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो किसको कैपिटल एसेट नहीं मानना है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड को नहीं मानना है, बाकी सबको आपने कैपिटल एसेट मान लेना है। इस पहले वाले में उसने क्या कहा है, उसने कहा विद इन, विद इन मतलब अंदर, किसके अंदर? म्युनिसिपालिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के, और ऐसी म्युनिसिपालिटी, ऐसा कैंटोनमेंट बोर्ड जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से क्या ना हो, कम ना हो। अगर 10,000 से कम है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है म्युनिसिपालिटी की, तो वहां जो जमीन है, क्या उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जा सकता है? वो कहता है हाँ, उसे माना जा सकता है। तो किसको रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं मान रहा है वो पहली वाली कंडीशन में? वो कह रहा है अगर आप म्युनिसिपालिटी के एरिया में आते हैं, और उस म्युनिसिपालिटी का जो एरिया है उसकी पॉपुलेशन 10,000 से क्या है, कम नहीं है, सर। 10,000 से ज्यादा हो सकती है पर 10,000 से कम नहीं है, और इस शहर के अंदर आपकी कोई जमीन है, वो जमीन चाहे खेती के लिए इस्तेमाल होती हो चाहे ना इस्तेमाल होती हो, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो अर्बन लैंड है, और अगर वो अर्बन लैंड है तो वो कैपिटल एसेट है। इतनी बात क्लियर हुई? जी सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा बी पॉइंट में क्या लिखा है? बी पॉइंट में उसने लिखा है कोई भी एरिया विद इन द डिस्टेंस। अब ये विद इन द जुरिडिक्शन नहीं बोल रहा है, ये म्युनिसिपालिटी का एरिया नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है विद इन द डिस्टेंस, वो भी एरियली मेजर करनी है। एरियली मतलब स्ट्रेट लाइन में मेजर करनी है, और कहां से करनी है? फ्रॉम द जुरिडिक्शन। मतलब मान लीजिए ये म्युनिसिपालिटी का एरिया खत्म हुआ, अब वो कह रहा है इसके यहां से एरियली काउंट करना, यहां से, जहां से ये एरिया खत्म हुआ। एरिया के अंदर वाली बात उसने पहले वाले पॉइंट में बता दी, अब वो एरिया के बाहर वाली बात बता रहा है। अब वो कहता है कि मान लीजिए कि जो एरिया है ना, जो म्युनिसिपालिटी है, इसकी पॉपुलेशन 10,000 है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 10,000 है, और 10,000 से 1 लाख तक के बीच में है। तो ये म्युनिसिपालिटी है, इस म्युनिसिपालिटी की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है। यहां से एरियली नापते हुए, जहां ये म्युनिसिपालिटी खत्म होती है, वहां से एरियली नापते हुए, एरियली मतलब स्ट्रेट लाइन में नापते हुए, हवा में, मतलब ऐसा नहीं करना गलियों में किलोमीटर गिनना है, एरिया हवा में गिनते हुए 2 किलोमीटर का जो एरिया होगा, जो 2 किलोमीटर का एरिया इसके चारों तरफ आएगा, इस 2 किलोमीटर के एरिया की अंदर जितनी जमीनें होंगी, ये जमीनें एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहलाएंगी, ये सब क्या कहलाएंगी? अर्बन लैंड, अर्बन लैंड कहलाएंगी। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, ये लिखा है नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का एरिया नापिए, ये 2 किलोमीटर का एरिया है, इससे जहां पर आपकी म्युनिसिपालिटी का वो खत्म होता है, रेंज खत्म होता है, तो पहले क्या देखना है? पहले देखना है म्युनिसिपालिटी की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में, ठीक है। फिर जहां म्युनिसिपालिटी खत्म हुई, वहां से कितना किलोमीटर नापना है? 2 किलोमीटर। अब इस 2 किलोमीटर के अंदर जितनी जमीनें हैं, ये सारी जमीनें एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहलाएंगी, ये सब क्या कहलाएंगी? अर्बन कहलाएंगी। आई बात समझ में? जी सर। सेम ऐसा ही केस आता है सेकंड वाला, जहां क्या कहता है, जहां वो कहता है कि अब अगर आपका म्युनिसिपालिटी की पॉपुलेशन 1 से 10 लाख है, मान लीजिए पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच में है,
अब ऐसी म्युनिसिपालिटी का उसने बोला एरिया देखो कहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद आप देखो 6 किलोमीटर, क्या देखो 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर तक के एरिया में जितने भी जमीनें आएंगी वो जमीनें रूरल नहीं कहलाएंगी, वो अर्बन कहलाएंगी। ठीक है। अब अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, किसी ने कहा जी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, यानी कि देहरादून, देहरादून की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो देहरादून का नगर पालिका जहां खत्म होता है, देहरादून की नगर पालिका की सीमा जहां पर खत्म होती है, या देहरादून का कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है उसकी सीमा जहां पे खत्म होती है, वहां से 8 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो एरिया अर्बन में आएगा, एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई भाई? जी सर। हाँ। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसीलिए वो खतरा होता है, इसीलिए कहते हैं ना कि हमारा नगर निगम में आ गया, तो हमारा हाँ नगर निगम में आ गया इसका मतलब होता है कि हमारा अर्बन एरिया हो गया अब ये। ठीक है। जी अच्छा जी भैया। एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, ये जो 6% गोल्ड बॉन्ड है 1970 वाले, ये आएंगे नहीं, ये आप याद मत करना, भले लिस्ट है, अगर याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा चांसेस बिल्कुल भी है, बिल्कुल याद छोड़ ही दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये जो 6% गोल्ड बॉन्ड है 1977 वाला, 7% वाला 1980 में जो हुआ, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया, और ये वाली स्कीम ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम 2015, इसे याद कर लेना। ठीक है। वो क्वेश्चन यहां से ये बना सकता है कि कौन कैपिटल एसेट है कौन नहीं है, तो वो कह देगा कैपिटल एसेट में गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम 2015, फिर लिख देगा ज्वेलरी, फिर लिख देगा कोई जमीन जिसका वो एरिया वगैरह बता देगा, ठीक है, ऊपर का, और फिर वो एक लिख देगा गोल्ड बॉन्ड। इनमें से कौन कैपिटल एसेट है, तो ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है। तो यहां तक की बात आ जाती है आपके समझ में अगर आ गई। इसके अलावा सब कैपिटल एसेट है जी, इसके अलावा सब कैपिटल एसेट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या कोई बुक कैपिटल एसेट होगी, तो यहाँ पे क्या है, अगर वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है तब तो वो कैपिटल एसेट है, और अगर वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन नहीं है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। समझे? अगर कोई वेद है या कोई ऐसी किताब है जो कई 5000 साल पुरानी है, अब 5000 साल पुरानी किताब किस में कैटेगरी में डालोगे, आर्कियोलॉजिकल में डालोगे ना। जी सर। ठीक है, तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन 500 रुपए की एससी मेहरोत्रा की इनकम टैक्स की बुक है, ये क्या होगी, कैपिटल एसेट होगी? नहीं, ये कैपिटल एसेट नहीं। ठीक है। तो जो किताबें आपके घरों में इस वक्त हैं वो कोई भी कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर कोई किताब ऐसी है जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो फिर वो आपकी क्या है, कैपिटल एसेट है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है एक इम्पॉर्टेंट केस, इसको वैसे केस इम्पॉर्टेंट है नहीं, अब इसे छोड़ दीजिए, इसको पूछने का चांस है नहीं, पर ये एक हाँ इम्पॉर्टेंट केस हुआ करता था, ये था वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। इस केस में क्या कहा गया था कि जो पेरेंट कंपनी होती है ना, अगर आप उसे खरीद लो, अगर आप पेरेंट कंपनी को खरीद लो तो उसकी सब्सिडरी भी बिक जाती है, राइट? जी सर। ठीक है। तो यस अगर सर। आपने पेरेंट कंपनी को खरीदा तो क्या उसकी सब्सिडरी की एसेट जब आप पे ट्रांसफर होंगी तो क्या वो कैपिटल गेन अट्रैक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पे ना दो कंपनीज इन्वॉल्व थी, एक का नाम था वोडाफोन और एक इन्वॉल्व थी हच। ये दोनों कंपनियां मलेशिया में डील करती हैं, मलेशिया में, ध्यान रखिएगा, वोडाफोन एक कंपनी है इंग्लैंड की। ठीक है। और वो डील कर रही है, मुझे नहीं पता इंग्लैंड की है कहाँ की है एग्जैक्टली, मुझे लोकेशन नहीं पता इसका, बट मान लेते हैं कि इंग्लैंड की है। वोडाफोन जो है वो एक कंपनी को खरीद रही है जो हच नाम की है, जो मलेशियन कंपनी है। यहाँ पे कहीं इंडिया का नाम है अभी तक? नहीं सर। तो वोडाफोन हच को टेक ओवर कर लेती है, मालिक खरीद लेती है। इस हच की एक कंपनी थी इंडिया में जो थी हचिसन एसआर, इंडिया में एक कंपनी थी। जैसे ही हच सोल्ड हुई वोडाफोन को, हचिसन एसआर भी क्या हो गई, सोल्ड हो गई, राइट? जी सर। इनकम टैक्स यस ने सर। कहा कि आपको हमें कैपिटल गेन देना चाहिए, किसको, वोडाफोन को, क्योंकि आपने इसे खरीदा है, सॉरी इसको बोला, हाँ इन्हें बोला कि आपने इन्हें खरीदा तो आपको कैपिटल गेन देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, इसका टैक्स दो आप हमें। यहाँ पर ये डिसीजन हुआ कि
ऐसा टैक्स नहीं बनता लीगली सेंस में ये टैक्स नहीं बनता, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस खरीद लो। ये आपने हचिसन एसआर को डायरेक्ट थोड़ी ना खरीदा है, आपने हच को खरीदा है, और क्योंकि हच के प्रभाव में ये कंपनी है इसलिए कंपनी बिक गई। तो आपने एक प्रभाव खरीदा है, एक इफेक्ट खरीदा है, एक इन्फ्लुएंस खरीदा है। इन्फ्लुएंस का नाम इनकम टैक्स में लिखा ही नहीं था। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपकी जो गवर्नमेंट थी उसने एक रूल खेला। उसने क्या किया, उसने 1 अप्रैल 1962 से, यानी कि पीछे देखो, आप खड़े हो 2012 में, 2012 में उन्होंने 1 अप्रैल 1962 से रेट्रोस्पेक्टिव लगा दिया। रेट्रोस्पेक्टिव किसे बोलते हैं, पिछली डेट से। तो उन्होंने 1 अप्रैल 1962 से कर दिया। अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते। तो आप कह रहे हो ये तो लगा रहे हैं, ये लगा नहीं रहे हैं। इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाला है, इन्होंने कहीं लॉ बदला ही नहीं, इन्होंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन डाला। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो प्रॉपर्टी शब्द ऊपर यूज किया गया उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कोई राइट, कोई रिलेशन, कोई कंट्रोल, कोई मैनेजमेंट, कोई इन्फ्लुएंस सब होता है। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये लिखा कहीं नहीं है, प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं लिखा है कि इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गवर्नमेंट ने क्या कहा, चलो हम समझा देते हैं। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी लिखी गई है ना वहां उसका मतलब ये होता है। और क्योंकि आप सिर्फ मतलब समझा रहे हो तो मतलब तो आप कहीं से भी समझा सकते हो। ये क्या हो गया, 1 अप्रैल 1962 से लग गया, और जो वोडाफोन थी उसको इसका टैक्स देना पड़ा था। बाद में 2017 में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टैक्स को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि बाहर की कंपनियां इंडिया में नहीं आ रही थी, उन्हें डर लग रहा था इंडिया में आने से कि ये कहीं टैक्स मांगेंगे, और टैक्स मांगेंगे तो अगर नॉर्मल 1-2 करोड़ का टैक्स हो तो कोई बात है, 12,000 करोड़ का टैक्स कोई दूसरी कंपनी क्यों देना चाहेगी भाई तुम्हें। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको माफ कर दिया था, बाकी कंपनियां इंडिया आ सके। चलिए वो काम तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे अब लिस्ट दिख रही है। ठीक है, इसे समझिए। हाँ देखिए, यहां पर कोई भी एसेट अगर आप 36 महीने से कम रखोगे, 36 महीने से कम रखोगे तो वो क्या कहलाएगी, अच्छा शॉर्ट। हाँ, और 36 महीने से ज्यादा रखोगे तो वो क्या कहलाएगी, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। अगर आपके शेयर लिस्टेड हैं तो 12 महीने से कम रहेंगे शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म। अगर आप अनलिस्टेड हैं तो 24 महीने से कम शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिए 24 महीने से ज्यादा। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग का केस थोड़ा अलग है। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है, 31 मार्च 2017 तक रूल अलग हैं। देखो, 36 महीने से कम, 36 महीने से ज्यादा। लेकिन 1 अप्रैल 2017 के बाद से रूल में चेंज कर दिया गया है। अब 24 महीने से कम शॉर्ट टर्म कहलाता है और 24 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म कहलाता है। तो अगर आपके पास कोई घर है और उस घर को आपने आज खरीदा है, आपने उस घर को आज खरीदा, तो आज क्या है, 2022। जी सर। या एक काम करो, 1 अप्रैल 2017 के बाद आप उस घर को ट्रांसफर कर रहे हो और खरीदा आपने 2016 में था। तो अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। चलो इस एग्जांपल को समझते हैं यहाँ पे। मान लो एक घर आपने 1 अप्रैल 2016 में खरीदा और उसे आपने 2016 रहने दो, 1 अप्रैल 2015 लिखो, ये ठीक रहेगा। 1 अप्रैल 2015 में खरीदा और आप उसे 31 मार्च सन 2017 में बेच देते हो। ये दो लोगों ने खरीदा, एक ए ने खरीदा, एक बी ने खरीदा। अगर आप ए की बात करो, बी की बात करो, तो बी ने ये घर कब बेच दिया, खरीदा यहां और बेच दिया यहां। तो बी का कौन सा गेन हुआ, बी का हुआ शॉर्ट टर्म। बी का क्या हुआ, शॉर्ट टर्म। क्यों, 31 मार्च 2017 तक बेच दिया उसने, 31 मार्च 2017 तक बेच दिया है। तो 31 मार्च 2017 तक रूल क्या चल रहा है, 36 31 महीने। मार्च 2017 तक रूल चल रहा है 36 महीने वाला। यहां मैं ऊपर ले जा रहा हूं एक बार के स्क्रीन को, थोड़ा सा भाग रही होगी। ठीक है, ये रहा 31 मार्च 2017 तक रूल क्या चल रहा है, 36 महीने वाला, कि 36 महीने से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म होगा। पर यहाँ पे तो 36 महीने हुए नहीं। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो कितने महीने हुए हैं, सिर्फ 24 महीने हुए हैं। तो इस केस में ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म शॉर्ट हो टर्म। गया, राइट। जी सर। ए ने भी 1 अप्रैल 2015 में ही खरीदा था, लेकिन उसने इसे बेचा 1 अप्रैल 2017 में, एक दिन बाद बेचा है खाली। लेकिन यहां ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया।
यहाँ ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को रूल कौन सा लग गया, 24 महीने 24। वाला, जबकि यहाँ कितने महीने वाला रूल था, 36 महीने वाला। बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। हाँ, तो जैसे ही वो डेट 31 मार्च की कट ऑफ डेट निकलेगी, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी खरीदी ट्रांसफर की जाएंगी वो सिर्फ 24 महीने के बाद ही लॉन्ग टर्म होंगी, 24 महीने से पहले वो शॉर्ट टर्म होंगी। और जो 31 मार्च 2017 के पहले ट्रांसफर कर दी गई है, खरीदी नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं 31 मार्च 2017 के पहले जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, उन सब पे रूल कौन सा लगता है, 36 महीने वाला। और 1 अप्रैल 2017 के बाद जो लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, उन पे रूल कौन सा लग रहा है, 24 महीने वाला। ठीक है जी? जी सर। तो ये बात समझ में आ गई, टाइम पीरियड समझ में आ गया? जी सर। इस टाइम पीरियड को याद करना जरूरी है। अच्छा, अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में होगा क्या? देखो, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, दो तरीके का कैपिटल गेन है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को, मैं लैंड बिल्डिंग बोल रहा हूँ, लैंड बिल्डिंग को आज बेच देते हो और 24 महीने के अंदर बेच देते हो, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाओगे। और अगर आपने 24 महीने के बाद बेचा तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाओगे। भाई डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं तो आपको इंडेक्सिंग करने देता है। क्या करने देता है? इंडेक्सिंग अलाउ करता है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि जो वैल्यू आपकी जिस दिन आपने खरीदी थी उस जमीन की थी, उस वैल्यू को वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा उसकी इंडेक्सिंग करके उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब ये बढ़ाने का क्या मतलब है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उससे पहले आप एक चीज समझिए, ये लाइन को समझिए। अगर आप ये लाइन समझ के काम बन जाएगा, और थोड़ी बातें इसके अंदर है उसको भी समझना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? ये होता है एक्विजिशन कॉस्ट। मैं थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ, 1 मिनट रुक जाता हूँ और आप यहाँ आइए, एक टेबल देखिए। ये टेबल आपको नजर आ रही है? जी सर। ये टेबल कहाँ से शुरू हो रही है? 2001। राइट? बिल्कुल। मान लीजिए कि 2001 में आपने कोई 100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, और आपने उसे 2010-11 में बेच दिया। आपने उसे बेचा, मान लो 200 रुपए में बेचा, आपने उसे 200 रुपए में बेचा। तो अगर कैपिटल गेन की बात करूं तो 200 में बेचा, 100 में खरीदा, तो कैपिटल गेन कितने का होना चाहिए? 100 रुपए। लेकिन 2010-11 में आपका कैपिटल गेन असल में हो कितने वो जो 100 रुपए की चीज है वो कितने की हो गई असल में? 167। इंडेक्सिंग वो करने दे रहा है, वो अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि मैं आपको इंडेक्सिंग करने दे रहा हूँ। 1 मिनट देना है मुझे, 1 मिनट। आ गया वापस, चलिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इंडेक्सिंग ना करूं तो मुझे 100 रुपए पे टैक्स देना है, और मैं इंडेक्सिंग कर दूं तो मुझे कितने पे टैक्स देना है? 33 पे। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो 33 पे। बताओ, 100 रुपए पे हाँ जी देना भैया। चाहोगे, 33 पे देना चाहोगे? 33 सर। 33। इसीलिए वो इंडेक्सिंग कह रहा है कि इंडेक्सिंग करके हम आपकी खरीदी हुई चीज की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देंगे, जिससे आप पे टैक्स थोड़ा कम आएगा। ठीक है? अब इसके लिए फॉर्मूला होगा, बिल्कुल फॉर्मूला है इसके लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला ये है, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये रहा फॉर्मूला, क्या है? कॉस्ट इनटू CII। अब ये CII क्या है? CII का मतलब है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्फ्लेशन पता है ना, महंगाई। ठीक है? तो इन्फ्लेशन हो रहा है, तो CII, किसका CII ढूंढ रहे हो?
आप ढूंढ रहे हो जिस साल आपने से सेल या ट्रांसफर किया। तो अगर आप किसी चीज को 16-17 में सेल कर रहे हो, आप 16-17 में सेल कर रहे हो, तो और कॉस्ट मान लेते, उसकी कॉस्ट मान लेते हैं कि 100 रुपए है, ठीक है, और 16-17 का इंडेक्स मान लेते हैं 167 है। तो करना क्या है, करना यह है कि 100 को मल्टीप्लाई करना है 167 से, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है 167 से, राइट। ठीक है, नीचे किसे लेना है, नीचे लेना है CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज, जिस दिन आपने खरीदा था, या CII 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज लेटर। अब ये क्या चक्कर फंसा दिया उसने, उसने ये बोला कि जो दोनों में से बाद में आएगा। तो अगर आपने इसे 2003-4 में खरीदा है, तो 3-4 बाद में आ रहा है या 1 बाद में आ रहा है? 3-4। तो आप 3-4 का इंडेक्स ले लोगे, नीचे किसका इंडेक्स ले लोगे, 3-4 का। अच्छा, मान लो आपने इस घर को 1 अप्रैल 1981 में खरीदा था, तो अब 1981 पहले आता है या ये पहले, वो सॉरी 1981 बाद में आता है या ये बाद में आता है? 2001। सर 21 वाला तो फिर तब आपको 2001 लेना पड़ेगा, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, 2001 लेना पड़ेगा, राइट। जी सर। अच्छा, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हमारा जो इंडेक्सिंग है ना, वो शुरू कहाँ से हो रही है, 2002। हाँ, तो मुझे उसके ऊपर के इंडेक्सिंग तो है नहीं, इसलिए मैंने क्या किया कि अगर आप कोई चीज 1981 में खरीदते भी हैं, तो भी मैं इंडेक्सिंग 1981 की ले ही नहीं सकता, मुझे किसकी लेनी होगी, 1-2 की लेनी होगी। लेकिन अगर मैंने कोई चीज 2004-5 में खरीदी है, तो फिर मैं किसकी इंडेक्सिंग लूंगा, 2004-5 की लूंगा, क्योंकि वो बाद में आ रहा है, ठीक है। जी सर। अच्छा, वैल्यू कौन सी लोगे, कॉस्ट कौन सी लोगे, तो वो कहता है कॉस्ट में वो लेता हूं जो ज्यादा होती है। मैं इंडेक्सिंग तो किसकी लूंगा, बाद वाले की, लेकिन कॉस्ट किसकी लूंगा, जो ज्यादा है। चलो मान लो कि 1981 में जब खरीदा था तब इसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी, और 2001-2 में, अब 2001-2 में देखना होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस किस में देखना होता है, 2001-2 का देखना होता है। 2001-2 में इसकी मार्केट प्राइस आ रही है 1,20,000 रुपए, कौन सा लूं मैं, सर 1,20,000। ठीक है। अब मैंने 1999 में खरीदा था, और 1999-98 मैंने खरीदा था इसको 4 लाख रुपए का, लेकिन अब मार्केट में कितने का, 1,20 का है, मैं कौन सी वैल्यू लूं, 4 लाख। 4 लाख। ठीक है। हाँ, तो वो कहता है वैल्यू लेते हुए क्या करना है, वैल्यू लेते हुए करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर मार्केट प्राइस ऑफ 2001-2, whichever is हायर। higher, हायर। whichever is higher, ठीक है। और लेटर किस में लेना है, लेटर तो लेना है इंडेक्सिंग के लिए। बातें समझ में आ गई दोनों? जी सर। चलो, अब चलते हैं इम्प्रूवमेंट में। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है इम्प्रूवमेंट में कि क्या इम्प्रूवमेंट इंडेक्सिंग ईयर से पहले हो सकती है। सर अगर इम्प्रूवमेंट आपने मतलब? कोई जमीन 1981 में खरीदी है, और उस कोई घर आपने 1981 में खरीदा था, और उसको 1999 में आपने रिपेयर करवाया, क्या इस रिपेयर की इंडेक्सिंग की जा सकती है? नो। नहीं। देखो, कॉस्ट तो हो सकती है, मैंने क्या कहा, कॉस्ट तो आप ले सकते हो 1981 2001 से पहले की, 2001 से पहले की कॉस्ट तो आप ले सकते हो, पर जब इंप्रूवमेंट की बात आएगी ना, तो 2001 के पहले जितने भी इंप्रूवमेंट हुए होंगे उनकी इंडेक्सिंग नहीं करनी है। तो इंडेक्सिंग किसकी करनी है, इंडेक्सिंग किसकी करनी है, ठीक है, इंडेक्सिंग करनी है उस इंप्रूवमेंट की जो 2001 के बाद हुआ है, जो 2001-2 के बाद हुआ है, ठीक है। उसके पहले कोई भी इंप्रूवमेंट आपने किया हो, मतलब कोई रिपेयर करवाया, कोई चूना वगैरह करवाया, उसकी कोई इंडेक्सिंग वो नहीं करने देगा आपको। वो इंडेक्सिंग आपको तभी करने देगा जब आपने क्या किया होगा, आपने वो इंडेक्सिंग 2001-2 के बाद की होगी। आई बात कुछ समझ में? जी सर। जी भैया। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। मेरी स्क्रीन चलनी थी। स्क्रीन नहीं चल रही? चल रही भैया। चल चल रही रही है? चल रही भैया। वो मेरी
अभी चलने हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ सोल्ड, जिस ईयर में आप सोल्ड कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। और नीचे क्या लेते हो, नीचे लेते हो जिस ईयर में आपने क्या किया होगा, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या होगा, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा इंडेक्सिंग हो जाता है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यही आ सकता है कि 1999 रिपेयर किया था और इंडेक्सिंग 2001-2 से शुरू होती है, और इस रिपेयर की इंडेक्सिंग, इसकी रिपेयर की इंडेक्स कॉस्ट क्या होगी। वो इतने तेज लोग हैं, वो आपको पूरा करके देंगे, मतलब आपको लिख के देंगे, वो आपको कहेंगे देखो ये आदमी था, इसने इंप्रूवमेंट करी, बोलेगा आपको ऐसे करेगा, इंप्रूवमेंट दी उसने, बोल देगा 2000 की इंप्रूवमेंट करी है उसने इन 1999, फिर बोलेगा इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दे रहा हूं मैं आपको, इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। और ये भी इतने तेज है ना, ये आपको 2001-2 का इन्फ्लेशन इंडेक्स देगा 100, और फिर बोलेगा ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये कहेगा ईयर ऑफ ट्रांसफर है आपका 2016, और उसका इन्फ्लेशन कितना है, उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स ये आपको दे देगा कि इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो है उसका, एग्जांपल है, ठीक है, 140, एग्जांपल है खाली 140, कहेगा ये बताओ क्या बोलते हैं इसका ना वो क्या है, इसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, इसका कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, लिखेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जबकि उसे पता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे है नहीं, लेकिन वो लिखेगा, और फिर क्या कहेगा, नील, फिर लिखेगा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब आंसर क्या होगा देखो, नॉट एप्लीकेबल, नंबर 3 लिखा होगा, पूरी कैलकुलेशन करेगा, जीरो हटाएगा, जोड़ेगा, और इसको 2800 लिख देगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन भी दे देगा आपको, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा, कैसा भी दे सकता है, 140 से डिवाइड करके, मतलब मान लेते हैं 140 से डिवाइड करके, तो कुछ भी आ सकता है, पॉइंट भी आ सकता है, लिख देगा 2733। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, जिसको आता है वो भी कंफ्यूज है, वो क्यों कंफ्यूज है कि मैं नील लगाऊं या नॉट एप्लीकेबल लगाऊं, और जिसको नहीं आता है वो तो कर चुका, वो तो 2800 पे मार चुका कि भैया इन्फ्लेशन ऐसी तो होता है, 2000 मल्टीप्लाई 140 डिवाइडेड बाय 100 हो गया 2800, ठीक है, वो तो लगा चुका। लेकिन जिसको आता है वो भी कंफ्यूज है कि मैं नील पे लगाऊं नॉट एप्लीकेबल पे लगाऊं, तो आंसर होगा नॉट एप्लीकेबल। क्यों, नील कब होता है, जब कैलकुलेशन हुई हो, यहाँ तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी, आए बात समझ में, जी सर। क्योंकि ये एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, इंप्रूवमेंट कब की गई है, 1999 में, और 1999 में क्योंकि हम इंप्रूवमेंट किसके बाद से लेते हैं, हम इंप्रूवमेंट लेते हैं 1-2 के बाद से, 1-2 के बाद इंप्रूवमेंट एप्लीकेबल है, 1-2 से पहले इंप्रूवमेंट एप्लीकेबल है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। आई बात समझ में, जी सर। यस सर। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमारे पास आता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो ना आती हैं, मतलब कुछ ये स्पेशल केसेस है। अब ये स्पेशल केसेस क्या है, अगर आपने गुडविल देखो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है भाई, अगर आपने गुडविल खुद बनाई है तो इसे आपने कहीं से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया है इसका, नहीं सर। नहीं किया, तो नील है। अगर आपने गुडविल परचेज करी है, एक्वायर की है, तो जितना आपने परचेज प्राइस दिया होगा वही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, एक्विजिशन मतलब खरीदने की कीमत। अच्छा, अगर मान लो आपको कि गिफ्ट में मिलता है या वसीयत में मिलता है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बंटवारा हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मिस्टर एक्स थे, उन्होंने 1981 में ये घर 2 लाख रुपए का खरीदा था, ठीक है। फिर 1991 में वो एक्स मर गया और ये प्रॉपर्टी उसके बेटे वाई को ट्रांसफर हो गई। जिस दिन ट्रांसफर हुई उस दिन उसकी वैल्यू जो थी वो 2.5 लाख रुपए थी। अब सन 2001-2 में इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 1,80,000 रुपए है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ इस घर की कॉस्ट कितनी लोगे आप, 2 लाख। तो 2.5 लाख। 2 लाख, 2.5 लाख नहीं ले सकते। क्यों, इस लाइन को पढ़ो, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, ओनर कौन है इस वक्त, जिस वक्त ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उस वक्त ओनर कौन है, वाई है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं एक्स तो मर गया ना, एक्स तो 1991 में मर गया। जी सर। अब मान लेते 2016-17 में ये घर को बेच रहा है, तो वाई बेच रहा है ना,
जी सर, जी सर। अच्छा, वाई से पहले इस घर का मालिक कौन था? X. एक्स। एक्स था। एक्स ने ये X. घर वाई को किस में दिया? गिफ्ट में दिया, वसीयत. इनहेरिटेंस में दिया, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट में दिया है? जी इन सर। तीन में से कुछ भी हो सकता है ना, या तो गिफ्ट किया होगा, इनहेरिटेंस किया होगा, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बंटवारा हुआ होगा। इन तीनों केसेस में कभी भी वाई की कॉस्ट मत देखना। कॉस्ट हमेशा किसकी देखना? जिसने वो ट्रांसफर किया है। जी सर। ठीक है, अब दूसरा केस। एक्स ने 1981 में ये घर 2 लाख रुपए का लिया था। एक्स ने ये घर ट्रांसफर कर दिया वाई को 1991 में 2.5 लाख रुपए का ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट नहीं दिया, फैमिली बंटवारा नहीं हुआ, और मरा भी नहीं, और वाई का कोई रिश्ता भी नहीं है एक्स के साथ, और ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर मतलब सेल कर दिया। और अब 2001-2 में इस घर की वैल्यू जो आ रही है वो 180 आ रही है। कॉस्ट क्या लोगे आप इस आदमी के लिए? Whichever 2.5 लाख। is 2.5 lakh. 2.5 लाख लोगे। अब 2.5 लाख लोगे। अच्छा, 180 क्यों नहीं ले रहे हो? 180 तो सबसे छोटा है ना। Whichever is higher. जी सर। हाँ, तो दो, इस केस में आपने क्या किया? इस केस में आपने 2 लाख और 180 विचेवर इज हायर ढूंढा, और इस केस में क्या किया? 2.5 लाख और 180 विचेवर इज हायर ढूंढा। तो आप एक चीज बताओ, इसमें आपने 2.5 लाख क्यों लिया था? क्योंकि ये मर गया था और अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफर कर गया था, राइट? जी सर। इस नीचे वाले केस में ना तो कोई गिफ्ट हुआ, ना कोई वसीयत बनी, और ना कोई पार्टीशन हुआ। नीचे वाले केस में तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए वाई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ओनर है, और इंडिपेंडेंट ओनर, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट ओनर की प्रॉपर्टी वही वैल्यू वही होती है जितने में उसने खरीदा होता है। ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई ना सबको? जी सर। Yes, sir. ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं कि बोनस शेयर्स का क्या होता है। तो अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले बोनस शेयर मिले थे तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू देखना 1 अप्रैल 2001 में, और अगर उसके बाद मिले थे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जिन बोनस शेयर्स को आपने 1 अप्रैल 2001 के बाद दिया उनकी तो कोई वैल्यू नहीं मान रहे, तो क्या इससे कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। नुकसान होगा। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो तुम्हारे पास 100 शेयर्स थे, उन 100 शेयर्स की वैल्यू कुछ भी थी। मान लेते हैं उन 100 शेयर्स की वैल्यू 50 रुपए थी। आपको इस दिन 10 बोनस शेयर मिले, और इन बोनस शेयर्स की वैल्यू, इनकम टैक्स क्या कह रहा है? 0। 0 है। ठीक है, और आपने ये 110 शेयर 70 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो आपको कितने के पड़ गए? ये इतने के पड़ गए। जी सर। जबकि इनकी मार्केट वैल्यू तो क्या है? 0। नील है। बल्कि 100 की तो है, 100 की है, जी सर। इन 100 की तो है, सिर्फ बोनस की तो नील है। बोनस की नील है पर 100 की तो है। तो 5,000 रुपए आपको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 2700 पे, राइट? जी सर। चलो, अब आज चलते 1 अप्रैल 2001 के पहले। 1 अप्रैल 2001 के पहले भी यही केस था। आपके पास 100 शेयर थे, वो आपने 50 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, और आपको 10 बोनस मिले, और बोनस जो थे उनकी फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी किसमें 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू 60 रुपए आ गई उनकी। तो अब देखो, बेचा आपने 7700 में, और अब इनकी वैल्यू नजर आएगी यहाँ पे 600 रुपए, और इनकी वैल्यू 5000 रुपए। आपको यहाँ पे 2100 रुपए नहीं आ रहा? जी सर। तो टैक्स किसमें ज्यादा देना पड़ेगा, 2700 में 2100 में? 2700 में सर। 2700 में। इसीलिए लगता यह है कि इनकी वैल्यू नील है तो कोई फायदा हो रहा है, नहीं, नुकसान हो रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? मैं दोबारा समझाऊं? दोबारा. जी सर। हाँ, दोबारा समझाते हैं। चलो, 2 केस लेते हैं। एक केस मैं अपना लेता हूँ कि मैं काफी बूढ़ा आदमी हूँ ना, तो पुराना हूँ। मैं अपना लेता हूँ, मैं हो सकता हूँ 2001 से पहले रहा हूँ, है ना, 50-60 साल का। अब मेरी उम्र की तो नंदनी है यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमारे पास ये हूँ मैं, और यहाँ पे मान लेते हैं कि माने, चलो इसको मान लेते हैं
साक्षी को मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, साक्षी 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदती है और मैं 1 अप्रैल 2001 से पहले हूं। मैं 1 अप्रैल 2001 से पहले मेरे पास 100 शेयर थे जो 50 रुपए के हिसाब से थे, और इसके पास भी 100 शेयर थे जो 50 रुपए के हिसाब से थे। इसको बोनस 1 अप्रैल 2001 के बाद मिला 10, और मुझे भी मिला 10। मुझे बोनस 10 ही मिला, इसको भी 10 मिला है। इसके बोनस की वैल्यू इनकम टैक्स ने क्या मान ली? निल। नील। लेकिन मेरे वाले की क्या मानी? मेरे वाले के लिए उसने फेयर मार्केट वर्ड यूज किया। कब का फेयर मार्केट वैल्यू? 1 अप्रैल 2001 का। मान लेते कि फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 में 15 रुपए शेयर थी, 15 रुपए शेयर थी, तो यानी कि ये कितने के हिसाब से हो गए? 15 के हिसाब से। यस सर। चलो यस अब सर। हम दोनों ही बेचने निकले, तो हमने इन शेयर्स को बेचा 70 रुपए के साथ। कितने के हिसाब से? 70 रुपए के हिसाब से। जब साक्षी का हिसाब किताब लगा तो 100 शेयर 70 रुपए के हिसाब से कितने के बने? सॉरी, 7,000। 110 शेयर, 110 पूरे शेयर बिकेंगे ना, अच्छा। पूरे शेयर हम्म। बेचे गए तो 770 रुपए के पड़े। लेकिन जब नहीं, उसने G00 हाँ 7,700। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे जब माइनस करने जाएंगे तो उसके कौन से शेयर्स की वैल्यू है? सिर्फ 100 शेयर्स की वैल्यू है 50 रुपए के हिसाब से। बाकी इनकी तो कोई एक्विजिशन वैल्यू नहीं है, तो Yes, sir. इन्हें खरीदने की कॉस्ट ही नहीं है। तो साक्षी को देना पड़ेगा 2700 रुपए पे टैक्स, जबकि मुझे कितने पे देना होगा? मुझे 110 इंटू 70 रुपए के हिसाब से मेरा भी 7,700 आया, लेकिन मेरा देखो 100 की वैल्यू थी 5,000, और मेरे उन 10 की वैल्यू भी है इनकम टैक्स के हिसाब से 15 रुपए। 150 तो 15। नहीं करने वाला है, तो मुझे देना पड़ेगा कितने पे? 2550 पे टैक्स, और इसको देना पड़ रहा है 2700 पे। तो फायदा किसमें है? 1 अप्रैल से पहले वाले में। पहले वाले में, है ना, टैक्स ना देने का, टैक्स बचाने का, ये फायदा। तो बस ये फर्क है। कई लोग सोचते हैं कि नील लिखा हुआ है तो फायदा हो रहा है, ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा, वो तो नुकसान हो रहा है उल्टा। ठीक है। अच्छा, अब वैसे भी सोचो, इनकम टैक्स लगा रही है तो वो टैक्स लगाना चाहेगी या टैक्स बचाना चाहेगी तुम्हारा? सर लगाना चाहिए। लगाना तभी तो उसने लगाना नील किया चाहिए। उसको, तभी तो उसने नील किया। उसने कहा टैक्स तो हम तुमसे लेके रहेंगे। अच्छा, अगर आपके पास राइट शेयर्स हैं तो राइट शेयर्स के लिए जितना पैसा तुमने दिया होगा, और अगर राइट शेयर्स कैसे खरीदे गए? अगर रिनाउंस हो गए, रिनाउंस याद है? रिनाउंसमेंट वर्ड याद जी है? सर। जी सर। क्या होता है? सर किसी और को दे देना। हाँ, मतलब शेयर मुझे मिले थे पर मैंने क्या किया? अपने शेयर दे दिए नंदनी को। अब नंदनी के साथ क्या होगा? देखो, राइट शेयर्स विच आर परचेज बाय पर्सन इन हुज फेवर द एसएससी रिनाउंस। तो पहला तो होगा जो परचेज प्राइस उसने रिनाउंसर को दी होगी, प्लस जो उसने शेयर खरीदने के लिए पैसे दिए होंगे, मतलब जो उसने कंपनी को पैसे दिए वो भी, और जो उसने रेनाउंसर से ये राइट खरीदा है उसके पैसे भी, अगर खरीदा है। तो नहीं खरीदा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है उसमें, वो कोई पूछने वाला तुमसे है नहीं। अच्छा, अब एक चीज आती है, बस ये क्वेश्चन समझना, और इसके बाद तुम समझ गए तो काम बन जाएगा। ठीक है, ये रहा, स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई। जी सर। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट थे। ठीक है, ये सारे फ्लैट बिक गए, एक कंपनी ने खरीद लिए। एक कंपनी आई, ये बी बिल्डर था, और बी ने ये घर बना रखे थे। ठीक है, ये घर कितने बने हुए थे? 15 फ्लैट थे। लेकिन ए ने कहा मुझे चाहिए 16 फ्लैट, चाहिए 16 फ्लैट। 15 फ्लैट तो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर आ गए, तो ये तो स्टॉक था, राइट? तो यहाँ पे तो कोई कैपिटल गेन बनता नहीं, बिल्डर का बनता है? नहीं सर। नहीं बनता। अब क्योंकि इसे 16 फ्लैट ही चाहिए, ये कह रहा मुझे 16 फ्लैट भी दे भाई, तो बिल्डर के पास ना अपना एक पर्सनल फ्लैट था, अपना एक पर्सनल फ्लैट था बिल्डर के पास, किसी दूसरी बिल्डिंग में था, लेकिन उसका अपना एक पर्सनल फ्लैट था। हाँ, उसने क्या किया? उसने ये पर्सनल फ्लैट किसको दे दिया? ए को दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसने ये फ्लैट खरीदा था 1 अप्रैल सन 2018 में, और इसने ये फ्लैट इसको ट्रांसफर किया, किसको? ए को। लेकिन उससे पहले ये जो घर होगा, जो फ्लैट होगा,
पहले वो बिल्डर का क्या बनेगा, स्टॉक बनेगा ना, Yes, sir. पहले स्टॉक बनेगा ना, तभी तो बिल्डर उसे बेच पाएगा आगे। Hmm. तो पहले उसे स्टॉक बनाना होगा। तो मान लेते हैं ये स्टॉक बना 1 अप्रैल 2022 में। तो मुझे बताओ 1 अप्रैल 2018 में अगर ये घर 5 लाख का खरीदा गया है और 2022 में इसको 15 लाख रुपए का बेचा गया है, तो 1 अप्रैल 2018 से और 1 अप्रैल 2022 तक के बीच में 4 साल हो गए। जी सर। Yes, sir. 4 sir. साल हो गए तो इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। जी Yes, सर। sir. इंडेक्सिंग करके कोई पैसा आया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, मान लो 15 लाख रुपए का बेचा, इंडेक्सिंग करके 9 लाख रुपए आ गए, तो यहाँ पे 6 लाख रुपए बना। Hmm. ये 6 लाख रुपए क्या बना, कैपिटल Capital गेन। gain. ठीक है। अच्छा, अब आपने ये 15 लाख रुपए में खरीदा है ना, Hmm. जी सर। किसने, बिल्डर ने खरीदा ना, कहाँ से, पर्सनली से उसे कहाँ लेके आया, स्टॉक में लाया, तो 15 लाख का आया। जी सर। Hmm. अब ये फ्लैट मैंने ए को बेच दिया 22 लाख में, मैंने ए को बेच दिया 22 लाख में, तो यहाँ पे 7 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। जी सर। Yes, sir. ये प्रॉफिट किसका प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है या बिजनेस का प्रॉफिट है? सर बिजनेस का। Business. Business का profit. बिजनेस का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, वो तुमको ये रेट देगा और कहेगा ये बताओ इसमें बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, कैपिटल गेन का कितना है। जी सर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जिस दिन आप स्टॉक में ट्रांसफर करते हो उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? Fair market value. क्योंकि ये तो अपने पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अपने आप को बेचा थोड़ी ना होगा इसने फ्लैट। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 1 अप्रैल 2018 को आपने एक फ्लैट खरीदा, कितने में खरीदा, 5 लाख। फिर आपने इस फ्लैट को 1 अप्रैल 2022 में क्या कर दिया, ट्रांसफर Yeah. कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इन हिज ओन बिजनेस, अपने बिजनेस में ट्रांसफर कर लिया, एज एन एसेट कर लो या स्टॉक कर लो, एज एन स्टॉक ही कर लो, स्टॉक कर लिया फॉर रुपीज 18 लाख। ठीक है, और यहाँ लिख देगा इंडेक्स्ड वैल्यू, यहाँ लिख देगा इंडेक्स वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 16 लाख आ रही है। चलो इंडेक्स वैल्यू 16 लाख ना लिखकर 5 लाख का है ना, 3 लाख आ रही है। ठीक है, अरे नहीं 13 लाख रुपए आ रही है, इंडेक्स वैल्यू 13 लाख रुपए आ रही है। फिर इसने क्या किया, 1 अप्रैल 2023 में ये घर, ये जो फ्लैट था इसको सोल्ड कर दिया फॉर 19 लाख। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल गेन कितना हुआ और बिजनेस को प्रॉफिट कितने का हुआ। तो बिजनेस को प्रॉफिट कितने का हुआ पहले वो बता दो, बड़ा आसान है। Sir. 10. 1 लाख, 1 लाख रुपए का, बिल्कुल। 18 लाख का बिजनेस ने लिया और बेचा कितने में, 9. ठीक है। चलो, अगर बिजनेस ने 18 लाख में लिया तो इसका मतलब ये फ्लैट 18 लाख में ट्रांसफर हुआ था। Yes, sir. जी। इसकी इंडेक्सिंग कितनी आ रही, 13 लाख। 13 लाख। 13. तो कैपिटल गेन कितने का है, 5. 5। ठीक है, बात समझ में आई। कौन सा जी 5, सर। अरे थोड़ा सा ये वाला 5 नहीं है, इसको एक काम करो या इसको 12 कर दो ताकि तुम्हें ना कंफ्यूजन ना हो, तो ये 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. जी सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। No, sir. तो फिर ये यहीं पर रुकेगा। ठीक है, कल हमारे पास आएगा सेक्शन 54, यानी कि सबसे कल का जो सेशन है ना, मतलब कल जो नेक्स्ट क्लास जो होगी अब, ठीक है, शायद कल ना ले Most पाऊँ important. तो मंडे को लूंगा। तो अगर ये जो सेशन अब मंडे को जो सेशन होगा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सेक्शन 54 आएगा, डिडक्शन एग्जम्पशन का सेक्शन, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। ठीक है, ये पता नहीं पिछली बार आया नहीं आया, पर ये आता है सेक्शन 54। अगर इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो ये है। अब सेक्शन 54, पहला तो था कैपिटल एसेट और अब दूसरा कौन है, सेक्शन 54। ठीक है जी। जी सर। तो आज